Hello student, Radhe Radhe सभी को. Today we are going to start our chapter 2. Name is Form of Business Organization. Basically हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि बिजनेस क्या होता है, किस तरीके की एक्टिविटी बिजनेस में परफॉर्म होती हैं, बिजनेस कैसी एक्टिविटी है. इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे कि बिजनेस के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मतलब बिजनेस में क्या क्या एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हो. तो दे आर बेसिकली 5 type of business organization. First one is sole proprietorship. Second one is joint Hindu family business. Third one is partnership. Fourth is cooperative societies. And last one is your company or joint stock company. सो फर्स्टली सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, मतलब इसके नेम से ही क्लियर है. सोल का मतलब सिंगल, यानी कि जहाँ पर एक सिंगल ऑनर होगा जिसे अपना खुद का एक सिंगल बिजनेस स्टैब्लिश करना है, सारी चीज़ें उसे खुद से ही मैनेज करनी है. दैट इज़ योर सोल प्रोप्राइटरशिप. देन सेकेंड वन इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. नेम से क्लियर हो रहा है, जॉइंट मीन्स उसके साथ उसके फैमिली के मेंबर्स भी होंगे. बेसिकली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मेंबर की होगी, लेकिन उसे सपोर्ट करने के लिए उसकी फैमिली भी होगी. जैसे कि सपोज करो किसी फैमिली में एक ग्रैंडफादर है, देन उनके बेटे होंगे, देन उनके बाद उनके पोते होंगे. तो जो ग्रैंडफादर है वो उसके कर्ता होंगे. कर्ता मीन्स जो उस फैमिली बिजनेस को रन कर रहे हैं. देन उनके नीचे उनके सन यानी कि उनके बेटे हुए, देन उनके अंडर में यानी कि उनके नीचे उनके ग्रैंड सन हुए, यानी कि जो उनके बाद इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को संभालेंगे. तो ये हो गया जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. देन थर्ड वन इज योर पार्टनरशिप. सो पार्टनरशिप का मीन्स होता है जहां पर दो या दो से ज़्यादा पर्सन क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं. किस लिए? प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से. और ये पार्टनरशिप चाहे सिंगल मेंबर या फिर सारे ही मेंबर के थ्रू रन करी जा सकती है. इट मीन्स इसको कोई भी संभाल सकता है पार्टनरशिप में. या तो दोनों ही पार्टनर, अगर 2 पार्टनर्स हैं तो दोनों पार्टनर ही इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकते हैं कि उस बिजनेस को रन करें, या फिर एक सिंगल पार्टनर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस बिजनेस को रन करें. देन फोर्थ वन इज योर कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव इट मीन्स इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है जहां पर आप एक साथ सभी लोग मिलकर किसी वर्क को परफॉर्म करते हैं, लेकिन किस लिए? सर्विस के लिए रेदर देन प्रॉफिट अर्निंग के लिए. इट मीन्स यहाँ पर आपका मेन मोटिव होता है कि सोसाइटी के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना रेदर देन की प्रॉफिट को अर्न करना. जैसे कि हम अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देख रहे थे अब तक ऊपर कि उनका मेन मोटिव है प्रॉफिट को अर्न करना. लास्ट वन इज योर दैट इज कंपनी. तो कंपनी क्या होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि 10 से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, और इस कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए आपको कुछ लीगल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है. इसकी लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन डिसीजन मेकिंग का कंट्रोल सिर्फ कंपनी के ऑनर के हाथों में नहीं होता है. ये पार्टनरशिप कंपनी जो है पार्टनरशिप से डिफर है. वहाँ पर क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग होती है वो पार्टनर के हाथ में होती है. मतलब वहाँ पर जितने भी डिसीजन होंगे पार्टनरशिप में वो पार्टनर्स लेते हैं, लेकिन कंपनी में क्या होता है कि जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होंगे या जो मैनेजमेंट चुना गया है वो सारे डिसीजन को लेगा इन प्लेस ऑफ ऑन्टरप्रेन्योर. मतलब ऑन्टरप्रेन्योर की जगह पर क्या करेंगे, जो मैनेजमेंट होगा वो डिसीजन लेगा. तो ये बेसिकली मैंने आपको अभी डेफिनेशन डिफाइन कर दी कि व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, व्हाट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी, व्हाट इज कंपनी. नाउ अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि इनके फीचर्स क्या हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हैं, और बेसिकली किसके लिए ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सूट करते हैं. मतलब कि अगर आपको कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप इन फ्यूचर स्टैब्लिश करना चाहते हो तो आप कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा बिजनेस आप परफॉर्म कर सकते हो. देन फर्दर मूव करेंगे. तो सबसे फर्स्ट आएगा, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ लिया कि जहां पर एक सिंगल ओनर होता है, यानी इट मीन्स वन पर्सन ओन एंड मैनेज देयर बिजनेस, कि जहां पर एक पर्सन को ही अपने बिजनेस को मैनेज करना होता है. तो उसका फीचर क्या है? सिंगल ओनरशिप, यानी कि एक ही पर्सन अपने पूरे बिजनेस को मैनेज करेगा. देन ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजेस, मतलब ईजी है, बिल्कुल ईजी है. आप जब चाहें अपने
शॉप को ओपन कर सकते हैं, जब चाहे अपने शॉप को क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जनरल स्टोर्स होते हैं या सैलून्स होते हैं, उनके ओनर कैसे होते हैं? सोल प्रोप्राइटर होते हैं। बेसिकली इनके एग्जांपल्स क्या हैं कि हमारे एरियाज में जो भी शॉप्स आप देखते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल शॉप्स हैं, चाहे वो सैलून्स हैं, चाहे फिर आपके जर्नल स्टोर्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, उनके कैसे होते हैं? सोल प्रोप्राइटर होते हैं, क्योंकि वो सिंगल पर्सन है जो उसे मैनेज कर रहे हैं। वो जब चाहे अपनी शॉप को ओपन करते हैं और जब चाहे वो क्लोज कर सकते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि एक ही सिंगल पर्सन है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होंगी। सपोज करो कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया, बहुत ज़्यादा क्रेडिट हो गया, तो क्या होगा कि उस ऑनर के अपने पर्सनल एसेट्स पे भी बात आ सकती है अगर आपको इन फ्यूचर अपने लोन को पे करना पड़ेगा तो। फोर्थ वन इज योर सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिप्टेंट। इट मीन्स कि आप सिंगल एक पर्सन है जिसे रिस्क भी उठाना है और सारा प्रॉफिट भी उसे ही मिलेगा। मतलब अगर रिस्क होगा तो भी आपको बियर करना पड़ेगा और अगर प्रॉफिट होगा तो भी आपके मतलब आपके पास ही रहेगा। फुल कंट्रोल होगा। अगर आप सिंगल ओनर हैं तो इट मीन्स डिसीजन सारे आप ही को लेने हैं। आप इंडिपेंडेंटली सारे डिसीजन ले सकते हैं। आपको किसी से क्या है गाइडेंस या आपको किसी से पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सारे डिसीजंस आपको खुद लेने हैं। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी कोई नहीं होती है। बिजनेस एंड ओनर आर अ लीगल द सेम। मतलब ऑब्वियस ही बात है, अगर आपकी शॉप है तो उसके जो जो बिजनेस है वो आपके नाम पे है, तो इट मीन्स कि आपकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। आपकी जो शॉप है वो आपकी है और आप आपकी शॉप के हैं, तो इट मीन्स आपको कोई अलग से एंटिटी नहीं मिलती है। देन लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसमें क्या होगा, अगर सपोज करो इन फ्यूचर आपकी डेथ हो जाती है या आपकी फैमिली में कोई फैमिली फंक्शन आ गया, आपको कहीं घूमने जाना पड़ रहा है, तो इट मीन्स आप अपने बिजनेस को कॉन्टिन्यूटी में नहीं रख पाते हैं। आपको उस टाइम ड्यूरेशन के लिए क्लोज करना पड़ेगा। अगर आपकी डेथ हो जाती है और आपके बाद उसे कोई संभालने वाला नहीं है या आपने नहीं किया है किसी को फर्दर पास ऑन, तो फिर आपको आपकी वो शॉप क्या होगी, वो क्लोज हो जाएगी। इट मीन्स वो आपका बिजनेस कॉन्टिन्यूटी में नहीं रहेगा। देन इसके कुछ मेरिट्स हैं, यानी कि इसके बेनिफिट्स या एडवांटेज क्या है, क्या फायदे हैं इसके। क्विक डिसीजन मेकिंग, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर समझाया, आपको किसी से कंसल्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फटाफट आपको कोई चेंजेस अगर अपनी शॉप में करने हैं या अपने बिजनेस में कोई भी डिसीजन आपको लेना है तो आपको खुद लेना होता है, आप क्विकली इस डिसीजन को ले सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सीक्रेट रहती है चीज़ें। अगर आप सिंगल ओनर हैं तो आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं, किसी से डिस्क्लोज नहीं हुआ है, तो जो भी आपके बिजनेस के सीक्रेट होंगे वो आप ही तक रहेंगे। डायरेक्ट इंसेंटिव, डायरेक्ट इंसेंटिव मीन्स ओनर एंजॉय ऑल प्रॉफिट्स। सारे प्रॉफिट जो भी होगा वो सारा किसको मिलेगा, ओनर को। अगर रिस्क आप उठा रहे हैं तो प्रॉफिट भी आप ही को मिलेगा। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, इट मीन्स पर्सनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम सक्सेस, यानी कि अगर आपकी सक्सेस होती है तो आप बहुत अपने अपने आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलती है कि आपने इतना अच्छा ग्रोथ किया, आपकी मार्केट में इतनी अच्छी गुडविल हो गई है, आपकी शॉप को सब जानते हैं, तो आपको खुद से पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है अपनी सक्सेस के ऊपर। एंड देन जैसे मैंने आपको डिफाइन किया था कि ईज टू फॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर, सिंपल है। मतलब जब चाहे आप अपनी शॉप को ओपन कर सकते हैं, जब चाहे डिस्क्लोज कर सकते हैं, जब चाहे डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका मन नहीं है इस बिजनेस को फर्दर कंटिन्यू करने का तो आप डिस्क्लोज कर दीजिए, ठीक है। देन फर्दर इसके डीमेरिट्स में मूव करते हैं। डीमेरिट्स का मतलब कि इसकी लिमिटेशंस क्या है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप सिंगल एंटरप्रेन्योर हैं, आप सिंगल ओनर हैं, तो आपके पास एक कैपिटल रिस्ट्रिक्शन होगा। जितना आपकी पॉकेट अफोर्ड कर सकती है आप उतना ही अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, मतलब कि आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको अपने पर्सनल एसेट से भी पे करना पड़ सकता है। देन लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी, आप सिंगल पर्सन हैं तो क्या है, आप किसी और को तो इस एरिया में हायर नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप सिंगल हैं। अगर आपको किसी चीज़ के रिगार्डिंग नॉलेज नहीं है या किसी चीज़ में आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो वहाँ पर मतलब आपके पास मैनेजर स्किल नहीं होंगी, तो उस एरिया में आपको प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, जैसे मैंने आपको डिफाइन किया कि कॉन्टिन्यूटी नहीं होती है। मतलब जब तक ओनर चाहेगा, अगर ओनर की हेल्थ अच्छी है, लाइफ ठीक चल रही है, तब तक बिजनेस रन करेगा, उसके बाद देन डिस्क्लोज हो जाएगा। तो इट मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने क्या सीखा कि ये किन लोगों के लिए बेस्ट है, तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो छोटा बिजनेस करना चाहते हैं, जिनके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है। और इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या मैंने आपको डिफाइन करे कि जो भी हमारे लोकल एरियाज में शॉप्स होती हैं या फिर जो हमारी शॉप्स होती है लोकल सर्विसेज की, वो सारे क्या हैं, इनके एग्जाम्पल हैं।
स्ट्रेंथ क्या है इसकी? सिंप्लिसिटी एंड इंडिपेंडेंस। हमने सीखा कि सिंप्लिसिटी होती है, मतलब ऐसे कोई आपको बहुत ज़्यादा कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करना है, कोई मतलब आपको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है। और दूसरा ये इंडिपेंडेंट होती है, आपको किसी से डिसीजन ले लेना है, किस पर डिपेंडेंट नहीं है। वीकनेस मैंने आपको जैसे डिफाइन किया, हाई पर्सनल रिस्क, यानी कि यहाँ पे पर्सनल रिस्क तक भी बात आ जाती है कि आपके खुद के घर के एसेट्स तक भी बिक सकते हैं या आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर लिमिटेड ग्रोथ होती है क्योंकि आपके पास कोई बैकअप सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आप किसी से कैपिटल नहीं ले सकते, आपको लेना पड़ेगा तो क्रेडिट, बट वो क्रेडिट भी तो आप ही को पे करना है। तो इट मीन्स आपके पास कोई बैकअप सपोर्ट नहीं है। आई होप आपको सोल प्रोप्राइटरशिप क्लियर हुआ होगा। देन हम फर्दर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पर मूव करते हैं, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मूव करेंगे। दैट वन इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जैसे मैंने आपको डिफाइन किया था कि ये वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या होता है कि फैमिली के मेंबर्स भी पार्ट करते हैं, बट ये जो फर्म है वो कर्ता के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। मतलब कि जो भी उस फैमिली का एल्डर होगा, जो भी उसका एल्डर मेंबर होगा, वेदर चाहे आपके वो ग्रैंडफादर हैं, वेदर चाहे आपके वो ताऊजी यानी कि बड़े पापा हैं, आपके पापा हैं, या आप खुद हैं, अगर आप फैमिली में बड़े हैं तो आप उसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, दैट इज योर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब इसके फीचर्स क्या है? फॉर्मेशन बाय स्टेटस, यानी कि इट इज फॉर्म्ड ऑटोमेटिकली इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, नो एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड। मतलब ये ऑलरेडी फॉर्म्ड होता है। जैसे कि अगर आपके पापा ने कोई बिजनेस किया तो अगर वो आपको पास ऑन कर देते हैं तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। भाई अगर आप हैं, इट मीन्स आपके फादर के पास आप बड़े हैं, तो आपको वो ऑटोमेटिकली बिजनेस फर्म ऑर्गेनाइजेशन मिल जाता है। देन मेंबरशिप बाय बर्थ हो जाती है कि मीन्स अगर उस फैमिली में आप बॉर्न हो गए, इट मीन्स आपको मेंबरशिप मिल गई कि जब आप इन फ्यूचर ग्रो करेंगे, जब आप उस कैपेबिलिटी आ जाएगी आप में, आपकी फैमिली को लगेगा कि अब आपको ये बिजनेस पास ऑन कर देना चाहिए, देन आपको वो पास ऑन कर देंगे। और जैसे मैंने डिफाइन किया कि कंट्रोल कौन करता है? कर्ता। मतलब कि इस बिजनेस को देखते तो हैं सब, लेकिन जो उसका एल्डेस्ट मेल मेंबर होगा, मेल बोला है मैंने, फीमेल नहीं, इट मीन जो आपकी फैमिली में एल्डेस्ट मेल मेंबर होगा वो ही करता है इस बिजनेस को क्या करेगा? मैनेज करेगा। रिमेनिंग जो है वो आपको एडवाइस कर सकते हैं, आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। लाइबिलिटी क्या है? तो इसमें दो तरीके से होती है, अनलिमिटेड भी और लिमिटेड भी। जो करता है यानी कि जो कंट्रोल कर रहा है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, क्योंकि सबको वही फेस कर रहा है। अगर उसने कोई क्रेडिट लिया है तो वो उसी को पे करना पड़ेगा। इट मीन जो उसके रिमेनिंग जो पार्टनर हैं, यानी कि जो उसकी फैमिली के जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं, तो उनकी क्या है? लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कॉन्टिन्यूटी क्या है? बिजनेस कॉन्टिन्यूअस इवन आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता। अगर कर्ता की डेथ भी हो जाती है तो भी वो बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। मतलब कि जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में हो रहा था, ऐसा इसमें नहीं है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप से थोड़ा बेटर है। वहां पर क्या था? अगर सोल प्रोप्राइटर में उस ऑनर की डेथ हो जाती है तो इट मीन्स बिजनेस बंद हो जाएगा, कॉन्टिन्यूटी खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है? अगर कर्ता की डेथ होती है, इट मीन्स जो भी कर्ता के बाद एल्डेस्ट मेंबर होगा वो क्या बन जाएगा? नेक्स्ट कर्ता बन जाएगा। गवर्न कैसे होता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के थ्रू, लीगल फ्रेम फॉर द इनहेरिटेंस एंड द सक्सेशन। यानी कि इस एक्ट के थ्रू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को क्या किया जाता है? गवर्न किया जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके मेरिट्स पर। इजी फॉर्मेशन है, मतलब कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है। हमने पढ़ा है कि बाय बर्थ हमें मिल जाता है। कॉन्टिन्यूटी, जैसे मैंने आपको डिफाइन किया, अगर कर्ता की भी डेथ हो जाती है तब भी बिजनेस अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो भी आपका नेक्स्ट मेल एल्डेस्ट मेंबर होगा उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी। लॉयल्टी एंड कॉपरेशन होता है, फैमिली मेंबर्स वर्क विद द ट्रस्ट एंड यूनिटी। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप एक फैमिली के साथ वर्क करते हैं तो वहां पर यूनिटी और ट्रस्ट बोथ रहता है, क्योंकि जो करता है उसी के तो फैमिली मेंबर्स उस ऑर्गेनाइजेशन को रन कराने में उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब ऐसा है ही नहीं कि डिसट्रस्ट होगा, कि कोई इन्फॉर्मेशन लीक होगी या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। लिमिटेड लायबिलिटी फॉर को, यानी कि उसके को मेंबर्स, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। सिर्फ करता है जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि करता है, बिकॉज करता हैज अ सोल अथॉरिटी एंश्योरिंग द एफिशिएंसी। यानी कि कर्ता के पास सोल अथॉरिटी, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग हो वो कर्ता के पास होती है। देन डीमेरिट्स क्या है इसके? अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती हैं। कर्ता अगर इन फ्यूचर्स ने, मतलब अगर उसने कोई लोन लिया हुआ है तो इन फ्यूचर उसके अपने डेब्ट्स को पे करने के लिए उसे अपने पर्सनल एसेट्स भी सेल करने पड़ सकते हैं। लिमिटेड कैपिटल होती है, क्योंकि कोई अदर रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स रिलेटेड टू द फैमिली वेल्थ। आप फैमिली की वेल्थ से कोई हेल्प नहीं ले सकते हैं। लिमिटेड मैनेजर स्किल, यानी कि कर्ता में लैक एक्सपर्टीज इन अ मॉडर्न मैनेजमेंट। सपोज करो आप
आपके दादाजी हैं और उन्हें जो अब मॉडर्न जितने भी सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं या जो मतलब आप एडवर्टाइजमेंट कुछ करना चाह रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी आपकी आ रही है वो उन्हें नहीं पता है, तो इट मीन्स वहाँ पर क्या हो जाएगी, वो चीज़ें लिमिटेड हो जाएंगी, मतलब उसमें वो एक्सपर्ट नहीं है, वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और जबकि डिसीजन उन्हीं को लेने हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही संभाल रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप फैमिली में रह रहे हैं तो फैमिली में लड़ाई हो सकती है, डिस्प्यूट हो सकता है, तो उससे क्या होता है, बिजनेस वीक होने लगता है। रिस्ट्रिक्शन इन हिंदूज ओनली, दिस फॉर्म इज नॉट अवेलेबल ऑफ नॉन हिंदूज, जैसा कि मैंने नेम में ही बताया, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इट मीन्स ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो हम बिजनेस की फॉर्म पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ हिंदू के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, इसे नॉन हिंदू परफॉर्म नहीं कर सकते हैं या उनके लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो इट मीन्स हमने इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या सीखा कि ईजी टू फॉर्म है, कॉन्टिन्यूटी होती है, फैमिली का ट्रस्ट होता है, लिमिटेड ग्रोथ होती है लेकिन इसकी, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता होती है, रेस्ट्रिक्टेड मेंबरशिप होती है क्योंकि बाय बर्थ से मिलती है, आप अदर से नहीं ले सकते हैं, जो इसका मेल मेंबर होगा एल्डेस्ट वो इसे परफॉर्म करता है। ट्रेडिशनल फैमिली रन बिजनेस होता है विद स्मॉल टू मीडियम स्केल ऑपरेशन, मतलब अगर सोल प्रोप्राइटर के बाद अगर आपको कोई बिजनेस परफॉर्म करना है तो आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप हिंदू हैं। देन नेक्स्ट पे मूव करते हैं, दैट इज योर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मैंने आपको डिफाइन किया, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 या फिर 10 इन बैंकिंग में होते हैं। तो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर देयर प्रॉफिट। इट इज रन बाय वन और रन बाय ऑल, यानी कि इसे कोई एक भी चला सकता है या सारे मेंबर्स चला सकते हैं। तो एग्रीमेंट पे बेस होता है, पहली बात तो ये फॉर्म्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ओरल और रिटर्न दोनों हो सकता है। अगर रिटर्न होता है तो इसको क्या बोलते हैं, हम डीड बोलते हैं, पार्टनरशिप की डीड, अगर ये रिटर्न एग्रीमेंट है। नंबर ऑफ पार्टनर्स मैंने आपको डिफाइन किए, मिनिमम 2 मैक्सिमम 20, बट अगर बैंकिंग सेक्टर में बात कर रहे हैं तो डेट इज 10। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग कैसी होती है, पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन अ एग्रीड रेशो, यानी कि जो भी रेशो आपके एग्रीमेंट में लिखा गया है वो, और अगर ओरली है और आपने डिफाइन नहीं किया है तो इट मीन्स इक्वल में हो जाएगा, यानी कि 50-50%, अगर लॉस हुआ तो भी 50-50% बांटो, प्रॉफिट हुआ है तो भी 50-50% करो। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, पार्टनर पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज टू पे डेप्ट्स, अगर इन फ्यूचर आपका कोई लोन था या आप दिवालिया घोषित हो जाते हैं तो जो जिन पर्सन से आपने पैसे लिए हुए थे उन्हें पे करने के लिए आपको अपने पर्सनल एसेट्स भी सेल आउट करने पड़ेंगे। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, फर्म एंड पार्टनर आर लीगल द सेम, वही सिमिलरली कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, फर्म्स और पार्टनर सिमिलर है, सिमिलर लीगल है बिल्कुल एकदम। म्यूचुअल एजेंसी क्या है, मतलब ये म्यूचुअल एजेंसी है, ईच पार्टनर कैन बाइंड द फर्म बाय देयर एक्शन, मतलब हर एक पार्टनर अपने एक्शन से क्या होता है, फर्म से बंधा हुआ होता है। कॉन्टिन्यूटी रिस्क क्या है, अगर डेथ हो जाएगी, इंसॉल्वेंसी हो जाएगी, विड्रॉल ऑफ पार्टनर हो जाएगा, मे डिसॉल्व द फर्म, आपको फर्म तुरंत बंद करनी पड़ेगी। इट मीन्स आप इसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की तरह डेथ होने के बाद आगे परस्यू नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं आप इसे। देन इसके मेरिट्स पढ़ लेते हैं, इजी ऑफ फॉर्मेशन है, सिंपल टू स्टार्ट विद अ पार्टनरशिप डीड, यानी कि आप पार्टनरशिप डीड बनाइए और अपना स्टार्ट कर दीजिए। ग्रेटर कैपिटल, पर इसमें पैसा चाहिए होता है इन कंपैरिजन टू सोल एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, मोर रिसोर्सेज देन द सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कंबाइंड स्किल चाहिए होते हैं, पार्टनर्स ब्रिंग वेरिड एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस, मतलब उन्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मुझे सपोज करो मुझे रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप करनी है तो मुझे रेस्टोरेंट के रिगार्डिंग एक्सपर्टीज, मतलब मेरे वहाँ उस पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेरी एक्सपर्टीज होनी चाहिए उसमें, देन मैं उस बिजनेस को इजीली रन कर पाऊंगी। रिस्क शेयरिंग कैसा होता है, जो हमने पढ़ा, लॉस आर शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स, यानी कि लॉस हो या प्रॉफिट हो वो क्या होगा, पार्टनर में शेयर होता है। क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, फ्यूअर लीगल फॉर्मेलिटी कंपेयर टू कंपनी, यानी कि कंपनी का कंपैरिजन में देखें तो थोड़ी बहुत ही लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आती है, लेकिन कंपनी में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो हम पढ़ेंगे क्यों आती है। तो क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। देन इसके डीमेरिट्स पे मूव करते हैं, डीमेरिट्स क्या है, यानी कि लिमिटेशन क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, पार्टनर पर्सनल वेल्थ इज एट रिस्क, यानी कि जो पार्टनर की पर्सनल वेल्थ है वो रिस्क में होती है कि अगर इन फ्यूचर आप इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो डेप्ट्स को फुलफिल करने के लिए, अपने डेप्ट्स को पे करने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, अपने पर्सनल एसेट्स को सेल करना पड़ेगा। लिमिटेड कैपिटल होती है, कैन नॉट रेज अ ह्यूज फंड लाइक अ कंपनी की तरह आप अपने शेयर को बेच कर या डिविडेंड इशू कर आप फंड्स को रेज नहीं कर सकते हैं।
पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, ऑब्वियसली बात है डिसएग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स में हार्म्स द बिजनेस। अगर आप डिसएग्रीमेंट हो जाता है आपके बीच में, कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है, कोई किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है, तो आपके फर्म उससे अफेक्ट होता है, मे बी आपका फर्म डिसॉल्व भी हो सकता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, फर्म मे बी डिसॉल्व इफ पार्टनर लीव्स और डाइज। अगर पार्टनर छोड़ दे या मर जाए तो आपका फर्म वहीं पर डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व मतलब कि खत्म हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग में डिले हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर्स के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होने की वजह से या किसी चीज़ पे में एक पार्टनर एग्री कर रहा है, एक डिनाई कर रहा है, तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है डिसीजन लेने में। देन इससे हमने क्या समराइज करा कि अगर सोल प्रोप्राइटर और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आपको परफॉर्म नहीं करना है, आपके पास थोड़ी बहुत ज़्यादा कैपिटल है या आपके पास स्किल्स भी हैं, देन आपको फिर क्या करना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। रिस्क शेयरिंग होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल होता है, लेकिन रिस्क ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि कभी कभी रिस्क के ऊपर डिस्प्यूट हो जाता है कि नहीं मैं इतना ज़्यादा रिस्क क्यों लूँ, आप लेकर आपको लेना चाहिए, मैं तो ये काम भी परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। और जैसे प्रोफेशनल फर्म्स में ज़्यादा होता है, जैसे लॉयर हो गया, अकाउंटेंट, डॉक्टर, और मीडियम साइज जो बिजनेस होते हैं वो सूट करते हैं, मतलब इसके ऊपर आप इनमें पार्टनरशिप कर सकते हैं। जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, इनमें आप पार्टनरशिप से इसको रन करा सकते हैं। देन फर्दर अपने नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं, दैट इज मतलब आगे इसमें जो क्या दिया हुआ है कि हमने पार्टनरशिप तो पढ़ लिया, लेकिन इसमें पर्टिकुलर टाइप्स होते हैं पार्टनर्स के, किस किस तरीके के आपके पार्टनर्स होते हैं। तो पार्टनर होता है एक्टिव, यानी कि जो ऑल द डे कंप्लीट चीज़ों को मैनेज कर रहा है, प्रॉफिट लॉस सब चीज़ को देख रहा है, इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। स्लीपिंग पार्टनर कैसा होता है कि जिसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, उसने कहा है कि मैं डेली नहीं आ सकता हूँ भाई, मेरे मतलब मैं आपको कैपिटल दे दूंगा लेकिन मैं डेली मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले सकता हूँ। ये प्रॉफिट और लॉस तो शेयर करेगा, लेकिन इसकी जो इसकी लाइबिलिटी भी होगी वो भी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। देन उसके बाद नॉमिनल पार्टनर मतलब लेंड्स देयर नेम, उसने अपना नेम दे दिया है विदाउट कंट्रीब्यूटिंग द कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा लेकिन नेम दे दिया है। डज नॉट शेयर प्रॉफिट बट इज लाइबल टू द आउटसाइडर, प्रॉफिट नहीं शेयर करेगा लेकिन जो भी आउटसाइडर होंगे उनके लिए लाइबल होगा, क्योंकि जो ये पार्टनरशिप है वो उसी के नाम पे है, तो जो भी आउटसाइडर आएंगे वो उसी को पकड़ेंगे। पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट का मतलब होता है नॉट अ रियल पार्टनर बट बिहेव इन अ वे, मतलब कभी कभी क्या हम दिखा देते हैं, अरे भाई अपनी ही तो दुकान है बिल्कुल, ये ले ले कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सामान परचेज करना है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो, जबकि उसका कोई रोल नहीं है उसमें, लेकिन वो बिहेव इस तरीके से करेगा कि जैसे वो उसका मतलब उसके उस पार्टनरशिप में उसका हाथ है या उसका वो मेंबर है। बिलीव डेट दे आर अ पार्टनर, मतलब लोगों को बिलीव दिला देता है। लाइबल टू द थर्ड पार्टी टू फर्म डिबेट्स ड्यू टू देयर कंडक्ट, मतलब आप सामने वाले को श्योरिटी दिला रहे हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी ही है बिल्कुल एकदम, मेरी ही दुकान है, अपनी दुकान समझ के चलो एकदम, या मेरी ही पार्टनरशिप है या मेरे ही रेस्टोरेंट है। देन आपका आता है सीक्रेट पार्टनर, मतलब ऐसा पार्टनर जिसको पब्लिक को उसके बारे में पता नहीं है। तो इट इज अ पार्टिसिपेट इन अ बिजनेस बट कीप पार्टनरशिप हिडन फ्रॉम द पब्लिक, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, हैज अ अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब सब चीज़ें वैसी ही रहेंगी, बस पब्लिक को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी। अब इसमें माइनर पार्टनर भी होता है, एक मेरे से और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी माइनर का कॉन्सेप्ट मिस हो गया था। तो उसमें क्या है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में माइनर पार्टनर्स होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको डिफाइन किया था कि वहां पर बाय बर्थ ही आपको क्या मिल जाती है, मेंबरशिप। तो बाय बर्थ इट मीन्स आप 18 के भी नहीं है तो भी आप क्या बन जाते हैं, उस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का पार्ट बन जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है माइनर, अब माइनर कैन नॉट बी अ फुल पार्टनर, यहाँ पर ये फुल पार्टनर नहीं होगा बट कैन बी एडमिटेड टू बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन पार्टनरशिप के बेनिफिट ले सकता है। शेयर प्रॉफिट बट नॉट लॉसेस, जैसे कि मतलब प्रॉफिट तो वो लेगा लेकिन लॉस नहीं शेयर करेगा। तो इसकी लायबिलिटी कैसे हो जाएगी, इट मीन्स जब वो लॉस नहीं ले रहा तो इट मीन्स उसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बाकी जो ऊपर हमने पार्टनर पढ़े उन सबकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, लेकिन माइनर की कैसी हो जाती है, लिमिटेड, क्योंकि वो रिस्क बियर नहीं कर रहा है। देन फर्दर अपनी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पर हम मूव करते हैं, दैट इज कॉपरेटिव। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि कॉपरेटिव का मतलब है लोगों के साथ जुड़कर कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करना जिसका मेन मोटिव क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट को अर्न करना। तो इसका फीचर क्या है, वॉलंटरी मेंबरशिप, मतलब एनीवन कैन ज्वाइन और लीव फ्रीली, किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अपनी मर्जी से आप आ सकते हैं, अपनी मर्जी से आप जा सकते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है, मतलब वन मेंबर है वन राइट प्रिंसिपल रिगार्डिंग द शेयर होल्डिंग, जैसे कि इसमें भी एक कमेटी बनती है जो डिसीजंस को लेती है, तो उसमें हर एक मेंबर वोट कर सकता है और एक मेंबर को एक ही वोट का राइट है, मतलब सबकी वोट इक्वल ही है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई वीआईपी अगर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज्वाइन कर रहा है तो उसके वोट 10 काउंट होंगे और आपके 1 होंगे, नहीं, इट मीन्स वन मेंबर हैव अ 1 वोट।
सर्विस मोटिव होता है, जैसा कि हमने पढ़ा कि इनका एम क्या है, सर्विसेज को प्रोवाइड करना, नॉट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को बढ़ाना इनका मेन मोटिव नहीं है, सर्विस प्रोवाइड करना। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है यहाँ पर, इट मीन्स रजिस्टर अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर होगा, इट कैन ओन प्रॉपर्टी एंड शू और बी इशूड, यानी कि ये किसी को शू भी कर सकता है, इसके ऊपर हो भी सकता है। इट मीन्स जो इसे रन करा रहे होंगे उनकी एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी होगी और इस कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि इस बिजनेस की एक अलग से सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। लिमिटेड लायबिलिटी होती है, मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब लायबिलिटी डिपेंड करती है आपने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन करी है। कॉन्टिन्यूटी, डेथ, इंसॉल्वेंसी और विड्रॉल ऑफ मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस, अगर आपकी डेथ हो जाती है, आप इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, अपनी मेंबरशिप को आपने विड्रॉल कर लिया है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। गवर्नमेंट रेगुलेशन, अगर सपोज करो कभी कभी कोऑपरेटिव में क्या होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर होने लगे तो सब्जेक्ट टू रूल, तब यहाँ पे थोड़ा मतलब टिपिकल हो जाता है कि आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ऑडिट मेंटेन करने पड़ेंगे, तो कुछ रूल्स को आपको इस टाइम ड्यूरेशन में फॉलो करना पड़ेगा अगर इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है तो। मेरिट्स क्या है इसके, ईज फॉर्मेशन है, इजीली फॉर्मेशन हो जाएगा, सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है कंपेयर टू बिजनेस, बिजनेस के कंपेरिजन में ये ईजी है। इक्वेलिटी है, ईच मेंबर हैव अ इक्वल वोटिंग राइट एंश्योरिंग फेयरनेस, मतलब सबके पास इक्वल वोटिंग राइट है, सबके साथ फेयरनेस होगी, कोई अनफेयर नहीं होगा यहाँ पर। लिमिटेड लायबिलिटी होती है मेंबर्स की, उनकी लायबिलिटी उनके कैपिटल शेयर के ऊपर बियॉन्ड मतलब क्या करती है, डिपेंड करती है कि आपने कितनी कैपिटल शेयर इन्वेस्टमेंट करी हुई है। देन कॉन्टिन्यूटी क्या है, स्टेबल है, मतलब मेंबर जा रहा है आ रहा है, डेथ हो रही है तो उसका इफेक्ट बिजनेस पर या कोऑपरेटिव सोसाइटी पर नहीं पड़ने वाला है। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उनको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, कैसे, या तो वो सब्सिडी दे देती हैं आपको, लोन दे देती हैं, या आपके टैक्स में कंसेशन कर देती हैं कि भाई आपसे हम टैक्स कम लेंगे, या आपको हम सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, या हम आपको लोन दे रहे हैं कम इंटरेस्ट पर। अब इसका भी मेन मोटिव तो हमने पढ़ लिया कि इसका मेन मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर, मतलब यहाँ पर क्या है कि आप प्रमोट करते हैं म्यूचुअल हेल्प को, कम्युनिटी के डेवलपमेंट को, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रॉफिट अर्न करने का मेन मोटिव नहीं है। तो डीमेरिट्स पढ़ते हैं इसके, व्हाट आर द डीमेरिट, इसके डीमेरिट्स हैं क्या। लिमिटेड कैपिटल होती है आपके पास, फंड डिपेंड ऑन मेंबर, या तो मेंबर पर डिपेंड करेंगे, या अगर गवर्नमेंट थोड़ी बहुत आप पे मेहरबान हो जाती है तो मतलब इसको एक्सपेंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, आप इसे एक्सपेंड नहीं कर पाते इस बिजनेस फॉर्म ऑफ बिजनेस को। इन एफिशिएंट मैनेजमेंट, ऑब्वियस ही बात है कि अगर लोगों का कंट्रीब्यूशन मतलब हो रहा है कि आप कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है फ्रीली कर सकता है, तो जरूरी नहीं है कि वहाँ पे सब स्किल्ड होंगे, सब प्रोफेशनल होंगे, सब एक्सपर्टीज होंगे, सब वहाँ एमबीए करके बैठे होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि वो एजुकेटेड भी हो सकता है वो एजुकेटेड ना हो, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड कर रहा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। लैक ऑफ मोटिवेशन, सिंस प्रॉफिट इज नॉट द मेन मोटिव, अगर हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं है तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने पीछे देखी वहाँ पर जितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो उतना हमें मोटिवेशन मिलता है कि भाई लास्ट ईयर अगर हमारा मतलब हमने जो प्रॉफिट किया था वो 1 लाख था, इस बार हमारा 2 लाख हुआ, इट मीन्स हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, बट हमारा यहाँ पर मेन मोटिव प्रॉफिट है ही नहीं, तो इट मीन्स थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं कभी कभी कि हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट तो है ही नहीं, लोगों को क्या करना है, लोगों की हेल्प करना है, तो थोड़ा सा इस वजह से मेंबर छोड़ भी देते हैं या हमारा डीमोटिवेशन होता है, स्लो डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, आप पहले वोटिंग करेंगे, आर्ग्यूमेंट होगी, सब चीज़ें परफॉर्म होंगी, उसके बाद आप डिसीजन ले पाएंगे। डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर आप डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि सब्सिडी के लिए, जैसे कि टैक्स कंसेशन होगा, ठीक है, उस चीज़ के लिए आप गवर्नमेंट पर डिपेंड होते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, लड़ाई होने के थोड़े चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे कि कम होंगे, हो सकते हैं। डिफरेंस अमंग द मेंबर्स में अफेक्ट द फंक्शनिंग, भाई अगर मेरे और आपके बीच में कोई डिफरेंस हो गया, हम दोनों कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट है, तो उसका थोड़ा बहुत अफेक्ट तो इस ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा ही। देन समरी क्या बताती है आपको, यानी कि यहाँ पर इक्वालिटी है, सर्विस मोटिव होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, कॉन्टिन्यूटी रहती है, यानी कि बिजनेस किसी मेंबर के डेथ होने से या बिजनेस के इंसॉल्वेंट होने से कोई इफेक्ट यहाँ पर इतना नहीं पड़ता है। देन इसकी वीकनेस क्या हम पढ़ सकते हैं, जैसे लिमिटेड कैपिटल होती है, स्लो डिसीजन मेकिंग होती है, लेस एफिशिएंसी होती है। बेस्ट किसके लिए है, जैसे कंज्यूमर स्टोर्स के लिए, क्रेडिट सोसाइटी के लिए, यानी कि जो सोसाइटी क्रेडिट प्रोवाइड करती है, हाउसिंग सोसाइटी के लिए, स्मॉल कम्युनिटी बेस्ड एंटरप्राइजेस के लिए। इसमें भी हम बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ते हैं, जैसे कि हमने कंज्यूमर ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, प्रोड्यूसर्स ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, फार्मर्स ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, या जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली। तो इस तरीके से इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, फॉर्म्स हो जाती हैं।
कि आप ये वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो बेसिकली। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट और लास्ट आता है, दैट इज योर कंपनी। सो बेसिकली कंपनी क्या है कि कंपनी होती है एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड, जिसमें कि क्या होता है 50% तक आप इसमें मेंबरशिप ले सकते हैं, यानी कि 50 लोग इसमें होंगे। द कंपनी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स बिजनेस मेंबर्स, यानी कि कंपनी क्या है, इंडिपेंडेंटली क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स अलग है। इनकॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट, यानी कि कंपनी को रजिस्टर होना पड़ता है अंडर कंपनी रजिस्टर्ड एक्ट के थ्रू। देन लिमिटेड लाइबिलिटी, जैसे हमने पढ़ा, शेयर होल्डर्स लाइबिलिटीज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ देयर शेयर, जितने आपके शेयर इन्वेस्टमेंट है वैसे ही आपकी लाइबिलिटी है, मतलब जितने आपने शेयर परचेज करे हैं कंपनी से वैसे ही आपकी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कॉन्टिन्यूटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ इंसॉल्वेंसी या विड्रॉल ऑफ मेंबर से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इसकी डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, मैनेजमेंट से होती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, पब्लिक से होती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, जैसे कि हमने पढ़ा कि इसकी इन्वेस्टमेंट पब्लिक से होती है, तो शेयर कैन बी फ्रीली ट्रांसफर, शेयर को आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पब्लिक कंपनी को अपने शेयर दे दिए, या गवर्नमेंट ने मेरे शेयर खरीद लिए, या फिर गवर्नमेंट ने अपने शेयर दे दिए लोगों को, मतलब प्राइवेटाइजेशन भी होता है। जैसे ओनरशिप एंड मैनेजमेंट सेपरेशन, इट मीन शेयर होल्डर ओन बट डायरेक्टर मैनेज, शेयर होल्डर है लेकिन मैनेज कौन करेगा, डायरेक्टर करेगा। जैसे जो शेयर होल्डर होंगे उनकी ओनरशिप तो होगी, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो होगी वो बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर की होगी। कॉमन सील, यानी कि जो कंपनी है अब जब वो ऑफिशियल सिग्नेचर करेगी तो उसके पास अपनी एक कॉमन सील होगी। जैसे कि टाटा है तो टाटा की अपनी कॉमन सील होगी, या फिर रिलायंस है तो रिलायंस की अपनी कॉमन सील होगी। जब वो ऑफिशियल सिग्नेचर करेगी तो उस पर एक सील लगाएगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि इट मीन्स कि ये जो भी लेटर हुआ है या जो भी इस कंपनी से माल सप्लाई हो रहा है वो इस पर्टिकुलर कंपनी का है, आप उसकी सील से पहचान लेंगे वो चीज़, ठीक है। इट मीन्स फ्रॉड होने के बहुत कम चांस है यहाँ पर। देन मेरिट्स क्या है इसकी, लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज, यानी कि फंड्स को आप रेज कर सकते हैं शेयर होल्डर्स की हेल्प से। आपने अपने शेयर को क्या कर दिया, मार्केट में पब्लिक कर दिया, आपने लोगों से बोल दिया कि आप मेरे शेयर खरीदिए, तो उन शेयर से जो आपको पैसे मिलेंगे वहाँ से आपकी कैपिटल रेज होती है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है, क्योंकि जितना जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके क्या होंगे, उतने ही उसे क्या मिलेगा, उसकी लायबिलिटी उतनी हो जाएगी। प्रोटेक्टेड शेयर होल्डर पर्सनल एसेट्स, यहाँ पे आपको पर्सनल एसेट्स अपने बेचने के लिए मतलब इन फ्यूचर पर्सनल एसेट्स को सेल आउट नहीं करना पड़ेगा। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मैनेज्ड बाय द एक्सपर्ट एंड स्पेशलिस्ट, यानी कि बड़ा फर्म है, यानी कि बड़े ज़्यादा मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है आपको, तो यहाँ पर आपको हर एक डिपार्टमेंट के एक्सपर्टीज मिलेंगे। अगर आपको सेलिंग मतलब सेल करना है तो सेल के अलग, मार्केटिंग के अलग, फाइनेंशिंग के अलग, एचआर के अलग, सब चीज़ को हर चीज़ के लिए एक ना एक एक्सपर्टीज इस फील्ड में होते हैं। देन कॉन्टिन्यूटी क्या है इसकी, स्टेबल है, यानी कि मेंबर की डेथ, इंसॉल्वेंसी या छोड़ के जाने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इकोनॉमिक ऑफ स्केल, यानी कि जो कंपनी है वो लार्ज स्केल का प्रोडक्शन करती है तो उससे क्या है, इकोनॉमिक को भी फायदा होता है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन रिड्यूस द कॉस्ट, बेसिकली क्या होता है जब आप बड़े स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी कॉस्ट कम आती है। एक पेन का बनाना और वहीं पर 100 पेन का एक साथ बनाना, तो कॉस्ट किस में ज़्यादा आएगी, जो सिंगल पेन आप बना रहे हैं उसमें ज़्यादा आएगी, और जो आपने एक साथ बल्क में पेन बनाए हैं उनमें कॉस्ट आपकी क्या आएगी, कम आएगी। पब्लिक कॉन्फिडेंस होना, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बिल्ड ट्रस्ट अमंग द इन्वेस्टर एंड कस्टमर। ऑब्वियस सी बात है कि आप पब्लिक से पैसा ले रहे हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। कंपनी के अंदर क्या होता है, सीक्रेसी नहीं होती, मतलब आप सीक्रेट नहीं रख सकते हो, आपको अपनी चीज़ें शेयर करनी पड़ती हैं। आप देखेंगे कि आप कोई भी कंपनी को सर्च करें, जैसे आप टाटा सर्च कर रहे हैं, जियो सर्च कर रहे हैं, या अदर फर्दर जो भी कंपनी है, जैसे आप उनके बारे में सर्च करेंगे तो उनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी, क्योंकि उससे कंपनी का भी बेनिफिट है। जैसे ही वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को शो करेंगे, अगर वो कंडीशन अच्छी है तो आप इजीली उसमें ट्रस्ट के साथ, बिना किसी फियर के साथ उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इट मीन्स उनको वहाँ से क्या मिल रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, उनका फंड रेज कर रहा है, इसलिए वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करते हैं, शो करते हैं। डीलिमिटेशन देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ऑब्वियसली बात है लीगल फॉर्मेलिटीज रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, मतलब ओनरशिप अलग होगी और कंट्रोल अलग होगा। ऑनरशिप क्या है, शेयर होल्डर के हाथ में होती है, लेकिन जितना भी जो मैनेजमेंट है, जितना भी डिसीजन मेकिंग है वो बोर्ड ऑफ द मेंबर्स के हाथ में होता है, मैनेजमेंट के हाथ में होता है। लैक ऑफ सेक्रेसी, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है पब्लिक के साथ। हैवी रेगुलेशन, यानी कि गवर्नमेंट इस पर रूल्स और रेगुलेशन लगाती है, पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है।
डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, डिले होता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक होता है बेसिकली। इट मीन्स कि डिसीजन मैनेजमेंट के थ्रू लिया जाएगा। किसी भी तरीके का कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है बोर्ड ऑफ मेंबर के बीच में, या अगर आपके थॉट्स नहीं मैच कर रहे हैं एक साथ, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर डिसीजन मेकिंग में क्या होगा, डिले होगा। देन पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मिसमैनेजमेंट और मैनिपुलेशन कैन हार्म द शेयर होल्डर, किसी भी तरीके की कंपनी कोई भी दिक्कत करती है तो उसका हार्म शेयर होल्डर को उठाना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली उसने अपने शेयर, अगर आपकी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, इट मीन्स उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है आपकी कंपनी में, और अगर कंपनी फ्रॉड हुई तो वहाँ पर क्या आएगी, शेयर होल्डर को दिक्कत आ जाएगी। देन समरी हमने क्या सीखी, अगर आपके पास लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट है देन आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लिमिटेड लायबिलिटी होती है, कॉन्टिन्यूटी भी स्टेबल होती है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। वीकनेस क्या है इसकी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, लैक ऑफ सीक्रेसी है, और हैवी रेगुलेशन को से फॉलो करना है। सूट किसे करती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को, या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को, या बिजनेस रिक्वायर्ड है ह्यूज इन्वेस्टमेंट, यानी जिस बिजनेस में ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या करती है, सूट करती है। देन आगे फर्दर मूव करते हैं तो पढ़ते हैं कि कंपनी का भी क्लासिफिकेशन होता है क्या क्या, जैसे कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी एंड मल्टीनेशनल कंपनी। मैं इनको सिंगल सिंगल लाइन में डिफाइन कर देती हूँ। प्राइवेट कंपनी में मतलब जिसके प्राइवेट ओनर्स होंगे, यानी कि जिसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक कंपनी में जिसकी जो गवर्न किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, या पब्लिक के थ्रू। वन पर्सन कंपनी यानी कि जिसे सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन चला रहा है। गवर्नमेंट कंपनी यानी कि जिसके सारे कंप्लीट शेयर होल्डर गवर्नमेंट के हाथ में है, वो उसे प्राइवेटलाइज नहीं करेगी। फॉरेन कंपनी ऐसी कंपनी जो फॉरेन में है। मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि जिसके बहुत सारी ब्रांचेस हैं, यानी कि जो बहुत सारी कंपनी कंट्रीज में स्टैब्लिश है, और ये सारी जो कंपनीज हैं ये डिफर करती हैं अपनी ऑनरशिप पर, अपनी लायबिलिटी पर, अपने स्कोप ऑफ ऑपरेशन के ऊपर। तो ये सारी क्या है, हमने कंपनी की भी क्लासिफिकेशन पढ़ ली। देन हम अब क्या करते हैं, इनके मतलब देख लेते हैं बेसिकली कि इनमें डिफर कैसे होता है। जैसे कि प्राइवेट कंपनी में क्या है, मेंबर्स होते हैं 2 to 200, शेयर ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं प्राइवेट में, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे हैं, जैसे फैमिली फर्म्स होते हैं हमारे, सीक्रेसी होती है एक तो इनके अंदर, लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। पब्लिक कंपनी कैसी होगी, 7 मेंबर्स तो मिनिमम होने चाहिए और बाद में अनलिमिटेड हो सकते हैं। शेयर ट्रांसफर फ्री होते हैं, एग्जाम्पल रिलायंस है। की पॉइंट क्या है, लार्ज कैपिटल रेगुलेशन होती है। वन पर्सन कंपनी, ऑब्वियस सी बात है अगर वन पर्सन कंपनी है तो एक ही पर्सन होगा, शेयर आप नहीं कर सकते, मतलब ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। देन स्मॉल स्टार्टअप्स होते हैं, ये लिमिटेड लायबिलिटी होती है इनकी। गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या, मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ओन, ज़्यादातर गवर्नमेंट ही से क्या करेगी, गवर्न करेगी। शेयर ट्रांसफर डिपेंड करता है गवर्नमेंट शेयर करना चाह रही है नहीं करना चाह रही है। अगर गवर्नमेंट अपने शेयर को क्या करेगी, पब्लिकली सेल आउट करेगी, तो इट मीन्स उन्हें लोगों की क्या लेनी पड़ेगी, लोगों की ओनरशिप भी तो आ जाएगी ना उसके ऊपर। तो वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट है या नहीं। एग्जाम्पल क्या है, भेल है आपका। देन की पॉइंट क्या है इसका, पब्लिक वेलफेयर के लिए हम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमारे रेलवे वगैरह है कि लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम इन पर ना हो। फॉरेन कंपनी क्या होती है, इनकॉर्पोरेटेड अब्रॉड, जो कहाँ है, अब्रॉड में है। ऑपरेट्स इन इंडिया, लेकिन ऑपरेट कहाँ हो रही है, इंडिया में। तो शेयर ट्रांसफरेबल क्या है कि फिर इंडिया में आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, जैसे कि गूगल है इंडिया में। देन ग्लोबल स्टैंडर्ड होता है इसका। एमएनसीज क्या होती है, वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन। मैंने आपको पढ़ा कि फॉरेन की कंपनी है लेकिन कहीं एक पर्टिकुलर कंट्री में आपने ऑपरेट करी तो फॉरेन। एमएनसीज क्या है, जो वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन को परफॉर्म कर रही है, इसके मेंबर्स पूरी दुनिया में होते हैं। शेयर ट्रांसफरेबल फ्री होता है, एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट। और इसके की पॉइंट्स हम क्या पढ़ सकते हैं कि ह्यूज कैपिटल ग्लोबल रीच, मतलब ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ग्लोबली रीच कर रहा है, मतलब पूरे नेटवर्क है इसका एक, तो वहाँ तक लोगों के पास इंफॉर्मेशन जा रही है, तो आपको ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया कि ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से होते हैं, लेकिन अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन चूज करने हो तो कैसे चूज करेंगे, तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस, आपको कैसा परफॉर्म करना है, स्मॉल कि लार्ज। अगर स्मॉल परफॉर्म करना है तो आप किस में जा सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में जा सकते हैं, या अगर आप हिंदू हैं तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास कैपिटल अच्छी खासी अमाउंट में है तो आप पार्टनरशिप या फिर कंपनी भी परफॉर्म कर सकते हैं। स्केल ऑफ ऑपरेशन कैसा है, लोकली रखना है ग्लोबली रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी है, लो है कि हाई, लो है तो लो के अकॉर्डिंग आप ऑर्गेनाइजेशन चूज करो, हाई है तो हाई के अकॉर्डिंग चूज करो। लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड और अनलिमिटेड। अगर रिस्क उठाने वाले आप सिंगल हैं तो लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, रिस्क उठाने वाले बहुत सारे लोग हैं या आपने जैसे कि कंपनी में हमने पढ़ा तो वहाँ पर लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, इंडिविजुअल भी हो सकता है कलेक्टिव भी। सोल प्रोप्राइटरशिप है तो इंडिविजुअल
और आप ग्रुप में वर्क कर रहे हैं तो कलेक्टिव। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप अकेले डिसीजन लें तो अकेले वाला बिजनेस परफॉर्म करें, ग्रुप में चाहते हैं तो ग्रुप में परफॉर्म करें। लीगल फॉर्मेलिटी अगर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना छोटा बिजनेस होगा उतनी सिंप्लिसिटी होगी, जितना बड़ा बिजनेस है जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना ही कॉम्प्लेक्सनेस वहाँ पर आती जाएगी। तो एक फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि 5 टाइप्स ऑफ फर्म्स होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि सिंप्लिसिटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। जॉइंट हिंदू फैमिली में हमने क्या पढ़ा कि सारा कंट्रोल कर्ता का होगा और कॉन्टिन्यूटी अश्योर्ड होती है। मतलब ऊपर वाले में तो कॉन्टिन्यूटी अश्योर्ड नहीं है, डेथ हो जाएगी तो बिजनेस बंद, लेकिन नीचे वाले में अश्योर्ड है, अगर डेथ भी हो जाती है तो नेक्स्ट जो भी एल्डेस्ट मेंबर होगा वो रिस्क को बियर करेगा, बिजनेस को रन करेगा। पार्टनरशिप में क्या होता है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बट रिस्क ऑफ डिस्प्यूट, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती है लेकिन रिस्क को लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट होता है। कोऑपरेटिव में क्या है, सर्विस मोटिव होता है, डेमोक्रेटिक सेटअप्स होते हैं। कंपनी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी है और लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। इट मीन्स आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा कि हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या पढ़ा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। राधे राधे।